नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो कल हम लोग बात किए थे भारतीय संविधान के विकास के बारे में। तो कल हम लोग क्या क्या देखे थे? 3 एक्ट देखे थे। कौन कौन से देखे थे? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसको देखे थे हम लोग। उसके बाद आता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, उसको देखे। और 1784 का एक्ट देखे थे हम लोग। फिर उसके बाद 1793 का एक्ट देखे थे। आज हम लोग जो जिस पे बात करने वाले हैं वो है क्या? 1813 का चार्टर एक्ट। आज किस पे हम लोग बात करेंगे? 1813 का चार्टर एक्ट पे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण है। और मैं उसी चीज को उठाता हूं। इसमें ये नहीं कि बहुत ज्यादा मैं कंटेंट देता हूं, नहीं। बुलेट पॉइंट जो रहता है, जो महत्वपूर्ण होता है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट होता है, उसी को मैं यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है। ये नहीं कि बहुत आपको देखने में भी दिख रहा भी होगा कि नहीं इसमें 3 से 4 पॉइंट है। वैसे तो है, तो इसमें बहुत सारा है, लेकिन आप लोग यदि पढ़ना चाहेंगे तो किताब उठा के पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये रिवीजन के तौर पे हम दे रहे हैं। तो इसमें जो 1813 का चार्टर एक्ट है, इसमें क्या बात किया जाता है? तो इसमें जो कंपनी का अधिकार है उसको 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पे पुनः का मतलब क्या है कि एक बार पहले भी बढ़ाया जा चुका है, यहाँ पे दोबारा बढ़ाया जा रहा है। ठीक है। तो एक बार फिर से क्या हुआ, 20 वर्ष के लिए कंपनी का जो व्यापार करने का अधिकार है उसको फिर से बढ़ा दिया जाता है। और फिर देखिए, फिर जो एकाधिकार है, मतलब यहाँ पे तो 20 वर्ष के लिए व्यापार बढ़ाया जाता है, लेकिन जो एकाधिकार मतलब जो सिर्फ एक लोग किसी भी काम को यदि एक लोग कर रहे हैं तो उस पर से वर्चस्व हटा दिया जाता है। उसमें मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि एकाधिकार का मतलब यही होता है कि जो किसी चीज पर यदि एक का अधिकार न हो, बाकी औरों का भी अधिकार हो, इसलिए इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। किस एक्ट के माध्यम से? तो 1813 के एक्ट के माध्यम से। और मुक्त व्यापार की अनुमति दे दिया जाता है। मुक्त व्यापार की यहाँ पे अनुमति दे दिया जाता है। और ईसाई मिशनरियों को भी धर्म प्रचार की भी अनुमति, पहले अनुमति नहीं थी। ईसाई जो थे उनको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने का मौका मिल जाता है। अब ये लोग धुआंधार प्रचार करते हैं, ये नहीं कि चुपचाप बैठे रहते हैं। वाकई में यदि देखेंगे, जब इन लोग का आगमन होता है ना तो शादी ब्याह भी करने लग जाते हैं। ठीक है। तो ये लोग चाहते थे कि नहीं, भारत में यदि रहना है तो यहाँ के जो औरतें थी उनसे भी शादियां करने लग गए थे। तो यहाँ पे अपना धर्म, जैसे यदि सपोज दैट कि यदि कर रहे हैं शादी, तो इसका मतलब कि वो जो औरत शादी करेगी तो इन्हीं का जो धर्म होगा अपनाएगी। तो इसीलिए इनको जो है ना धर्म प्रचार की अनुमति कब मिलती है? 1813 में मिलती है। और शिक्षा के लिए 1 लाख खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया। कब किया गया? 1813 में किया गया। और पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र को संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया गया। यहाँ पे एक बात जरूर समझ लीजिएगा कि पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र, मतलब जहां जहां पे ब्रिटिश लोग राज कर रहे थे, वहां पर संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया गया। मतलब वहां पे जो भी ये लोग बनाए थे रूल रेगुलेशन, उसको विस्तार से बता दिए। अब जब ये चार्टर एक्ट खत्म होता है, अब आता है चार्टर अधिनियम 1833 का। अब इसमें क्या ये लोग प्रावधान करते हैं? अब जो प्रावधान 1813 में नहीं कर पाते हैं वो प्रावधान 1833 के चार्टर एक्ट में करते हैं। तो इसमें क्या क्या करते हैं देखिए। कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे आंशिक रूप से समाप्त किया जाता है, आंशिक रूप से, पूरी तरीके से नहीं समाप्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब प्रश्न पूछेगा किस चार्टर एक्ट के माध्यम से व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का समाप्त कर दिया जाता है, पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है, तो वो कौन सा चार्टर एक्ट है? 1833 का चार्टर एक्ट है। फिर अगला प्रावधान ये लोग क्या करते हैं इसमें, जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं ना, अब उसको
बंगाल का ही नहीं, अब पूरे भारत का गवर्नर कहा जाने लगा। और ये पहला जो पूरे भारत का गवर्नर था कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब ये लोग देखिए भगवान का इनको उपाधि मिल गई ससुर को। हाँ, पहले भगवान जैसा काम नहीं कर रहे थे लोग, और देखिए इनके सामने लगा है लॉर्ड। लॉर्ड मतलब क्या होता है? भगवान। अब इनको बताइए काम ऐसा घटिया घटिया भारत में किए और इनको लॉर्ड की उपाधि दिया जा रहा है। तो खैर उस पर बात न करते हैं, लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा आप लोग कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इतना याद रखिएगा। और पूरे ब्रिटिश भारत में इसी को विधि बनाने का एकाधिकार प्रदान कर दिया गया। ठीक है, एकाधिकार किसको मिल गया? जो गवर्नर था, कहाँ का गवर्नर पहले था? पहले बंगाल का गवर्नर था, लेकिन अब उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और इसी को पूरे भारत पे विधि बनाने का एकाधिकार सौंपा गया। अभी तक इसमें परिषद में, इसके परिषद में जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, इसमें 3 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन इसमें चौथा सदस्य भी जोड़ दिया गया। चौथा सदस्य को विधि सदस्य के रूप में भी जाने जाने लगा। और इस परिषद में इस विधि सदस्य को क्या हुआ था कि इस परिषद में भाग तो ले सकता था, लेकिन अपना मत नहीं दे सकता था। ठीक है, यहाँ पे ये बात याद रखिएगा। चौथा सदस्य कब जोड़ा जाता है? चौथा विधि सदस्य कब जोड़ा जाता है? तो 1833 में जोड़ा जाता है। और इसको जब ये वहां पे जब परिषद की बैठक होती थी, उसमें जब ये भाग लेता था, तो उसमें अपना जो भाग लेने का तो अधिकार था, लेकिन कोई प्रक्रिया या कानून पर बहस चल रही है तो उस पर मत देने की जब बात आती है, वोटिंग करने की बात आती है, तो ये दे नहीं सकता था वो। ठीक है, और भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया, और इस वर्गीकरण के लिए एक विधि आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, इस जो भारतीय कानून थे इनका वर्गीकरण किया गया, और इसके देखभाल करने के लिए, वर्गीकरण को देखने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया जाता है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनता है, कौन बनता है? लॉर्ड मैकाले बनते हैं। ठीक है, लॉर्ड मैकाले बनते हैं। किसके? जो विधि आयोग का कौन पहला अध्यक्ष था? तो लॉर्ड मैकाले। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये है कि भारत का गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक बनता है। जबकि यदि पूछेगा कि विधि आयोग का प्रथम सदस्य कौन था या प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो लॉर्ड मैकाले। ठीक है, आगे क्या ये लोग प्रावधान इसमें करते हैं? सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने लगे। खुली प्रतियोगिता का मतलब यहाँ पे ये है, पहले जो प्रतियोगिता थी सिविल सर्विस की, पहले जो पेपर ओपर हुआ करता था, तो वो पद केवल ब्रिटिश या यूरोपियों के लिए था, कि भारत के लोगों के लिए नहीं था, सिर्फ वो ब्रिटेन के या यूरोपियों के लिए था। फिर उसके बाद इसमें ये प्रावधान कर दिए लोग कि भाई अब जो सिविल सर्विस की जो परीक्षा होगी अब वो खुली होगी, ओपन होगी। उसमें जो है भारत के लोग भी आ सकते हैं और यूरोप के लोग भी आ सकते हैं। ठीक है, और संविधान निर्माण के प्रथम जो संकेत मिलते हैं इसी एक्ट से मिलते हैं। किस एक्ट से? प्रश्न पूछ लेगा, किस एक्ट के माध्यम से संविधान निर्माण करने का प्रथम संकेत मिलता है? तो 1833 का एक्ट है। ठीक है, चार्टर एक्ट। और इसमें दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। किस एक्ट में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया? तो 1833 के एक्ट में। बहुत बार बार पूछे जाने वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको VVI कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और वैसे तो कहा जाए तो 1813 का एक्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको ट्रिपल स्टार कर लीजिएगा। और यदि इसकी बात करेंगे, मैं तो कहूंगा ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये दोनों ही ट्रिपल स्टार कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, और हम जब अगली वीडियो लेके आएंगे तो 1853 पे लेके आएंगे, और 1853 के ही नहीं, एक साथ में हम चाह रहे हैं कि 1853 और 1858 और 1800
61 पर भी बात एक साथ कर रहे हैं। जैसे कि आज मैंने 2 चार्टर एक्ट को खत्म किया और अगला जो लेके आऊंगा वीडियो वो बात करूंगा 1853 और 1861 और 1858। तो दोस्तों, तो आज हम लोग सिर्फ इतना ही रहने देते हैं और आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें। जय हिंद।